MPPCS या MPPSC के रिलेटिव जो है सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस या पैटर्न क्या क्या होता है उसके बारे में डिटेल में देखना है। वैसे MPPSC या MPPCS का अगर देखा जाए तो इसमें एक खासियत ये है कि इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है मेंस में जो लिया जाता है, जैसे UPSC में है, UPPSC में है उत्तर प्रदेश लोग, इसी प्रकार से BPSC में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाता है। बट MPPSC में ऐसा नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है। एक बात तो है, दूसरी ये है कि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है, तो उसको जो है ध्यान देना चाहिए। अब इसमें पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और सिलेबस के बारे में पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन प्रोसेस या पैटर्न क्या है, तो प्रीलिम्स या प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन या प्री जो होता है प्रारंभिक परीक्षा, और सेकंड जो है जब हम क्रॉस करेंगे प्री तो उसके आफ्टर जो है सेकंड स्टेज मेंस एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा। उसके आफ्टर जो है आपका इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, वाइवा, फाइनल स्टेज होता है। तत्पश्चात आप उसके बाद में आपका मेरिट लिस्ट के आधार पे पोस्टिंग होता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, तत्पश्चात आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। इसके आफ्टर देखेंगे तो प्रीलिम्स का जो है सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल के पहले जो है ये देख लेना है कि GS, जैसे प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 एंड GS2। GS1 में जो है कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का होता है, तो ये सब के जो है देखना है। तो GS1 जो है 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 का मार्क्स, मतलब जो पूर्णांक होता है 200 होता है मैक्सिमम मार्क्स, और ड्यूरेशन जो अवधि समय होता है और 2 घंटे मिलते हैं, और 40% लाना अनिवार्य होता है, मतलब 40% आपको लाना ही चाहिए, अति आवश्यक है, लाना ही होता है। और उसके बाद GS2 जो सेकंड शिफ्ट में या पेपर 2 जिसे कहते हैं, ये जो है CSET नुमा होता है। जैसे UPSC में CSET होता है, ऐसे ही MPPCS में, MPPSC में जो है CSET की तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहते हैं। उसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद में मैक्सिमम पूर्णांक, समय और 40% लाना अनिवार्य है। अगर 40% आप ले आए हैं तो इसमें मेरिट नहीं बनता है, लेकिन क्वालिफाइड होने के लिए 40% लाना ज़रूरी है। तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है MPPCS में, तो MPPSC में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, और ये जो है उसके बाद में GS1, आप जैसे GS1 का जो सिलेबस है, तो GS1 में क्या क्या पूछा जाता है, तो वो वही जो है इसमें आप देखिए ध्यान से, हिस्ट्री, जियोग्राफी मतलब इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स समसामयिकी घटनाएं, नेशनल इंटरनेशनल, और MP मध्य प्रदेश से रिलेटिव। उसके बाद इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, इसमें जो इंडियन हिस्ट्री और प्लस जो है MP का हिस्ट्री के बारे में। उसका जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी इसमें पूछा जाता है, तो वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और प्लस MP जियोग्राफी। पॉलिटी मतलब क्या संशोधन क्या हो रहा है, कौन सा विधेयक कानून बन रहा है, वो सब के बारे में, इंडियन प्लस स्टेट। देखिए कहीं ना कहीं फोकस स्टेट को करेगा, भोपाल मतलब सॉरी मध्य प्रदेश के जो है रिलेट करके ही ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो ये MP का स्पेशल जो होता है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर जो है ये जो है कन्वेंशनल पेपर है। जो कन्वेंशनल पेपर है तो इसमें जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक एंड करंट इवेंट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। उसके बाद GS2 जो है उसका सिलेबस देखेंगे तो सेम टू सेम मैच करता है UPSC के जो है CSET से। तो एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है कॉम्प्रीहेंशन, अगर समग्र रूप से देखिए तो इसमें जो है 10th स्टैंडर्ड तक का आता है, और इसमें जो है जो मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन 3 चीज़ में सब कुछ आ जाता है। अब उसी में जो है दिया हुआ देखिए कॉम्प्रीहेंशन, बोधगम्यता, इंटरपर्सनल स्किल अर्थात जो है अंतर्वैयक्तिक कुशलता, योग्यता, इंक्लूडिंग सहित जो है कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि संचार योग्यता, दक्षता,
उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। लॉजिकल मतलब तार्किक कुशलता और विश्लेषणात्मक योग्यता क्षमता। उसका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जनरल मेंटल एबिलिटी सामान्य बौद्धिक क्षमता। उसके आफ्टर देखें बेसिक मतलब जो आधारभूत संख्यन से संबंधित, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर मैग्नीट्यूड से रिलेटेड, डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब आंकड़ों का जो है तथ्यों का निर्वचन, निर्वचन मतलब व्याख्या वर्णन किस रूप में, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा के रूप में रहेगा। जैसे डेटा, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी 10th स्टैंडर्ड तक का सब। उसके बाद जैसे हम प्रीलिम्स से क्वालिफाइड करेंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाइड करने के लिए वही है कि 40% लाना है। उसके बाद मेरिट, जब फर्स्ट वाले पेपर से मेरिट बनेगा टोटल में, तो उसके आधार पे, जैसे मान लीजिए 300 सीटें हैं तो अब 1500 मतलब 300 सीट है तो 15 गुना कराया जाता है। तो 15 अगर गुना कराया जा रहा है तो इसका मतलब टोटल कितना होना चाहिए, 4500 लोगों का होना चाहिए। तो इस तरह से फर्स्ट पेपर के आधार पे मेरिट बनेगा, बट सेकंड पेपर क्वालिफाइड होना पड़ेगा, 40% लाना ही क्वालिफाइड हो जाने पर्याप्त रहता है। तो क्वालिफाइड हो तो सामान्य रूप से हर एक कोई हो जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिससे ऐसा ना हो कि कभी कभी गड़बड़ा भी जाता है। तो ऐसा वैसे बहुत कम लोग मतलब होता नहीं है किसी के साथ, लेकिन कभी कभी लापरवाही से हो भी सकता है, तो इसलिए लापरवाही नहीं करना है। मेंस एग्जाम जैसे हम प्रीलिम्स क्वालिफाइड करेंगे, मेंस में आएंगे, तो मेंस में टोटल अगर थोड़ा सहजता आसानी के लिए जाएगा थोड़ा सा, अगर टोटल वैसे पेपर जो 6 पेपर होते हैं, तो मेंस में टोटल अगर देखेंगे तो 6 पेपर होता है। बट इजी सरलता आसानी के लिए हम टोटल मेंस के पेपर को जो 6 भाग में विभाजित या डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है जीएस, सेकंड जो है आपका हिंदी एंड थर्ड जो है एस्से निबंध के रूप में। तो वो अगर देखा जाए तो जीएस में 4 पेपर हो जाते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। जनरल हिंदी एंड सामान्य ग्रामर से रिलेटिव आ जाता है, हिंदी एस्से एंड फॉर्मेटिव राइटिंग जो तीसरा वाला है। उसके बाद में सिलेबस का अगर मतलब कितने नंबर का होता है, इस तरह से अगर क्या समय होता है इसके बारे में देखा जाए तो हाँ, अगर मेंस वाले देखेंगे ना तो पहले 3 मतलब पहले 2 अगर देखा जाए तो उसमें यूनिट में डिवाइड मतलब टॉपिक्स वाइज डिवाइड किया। यूनिट का मतलब टॉपिक यहाँ समझना होगा। और फर्स्ट जो है एक बात और है, इसमें पार्ट ए पार्ट बी करके दिया हुआ है। तो पार्ट ए जैसे पेपर 1 में पार्ट ए आपका हिस्ट्री हो गया, पार्ट बी जो है आपका ज्योग्राफी हो गया, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। जब आप देखेंगे वो ध्यान से देखेंगे जब आप सिलेबस, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन करना नहीं है, बल्कि जो बता रहे हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे पार्ट ए पार्ट बी, तो ऐसे पार्ट ए में कुछ मतलब जो टॉपिक हैं वो आ जाएंगे, पार्ट बी में कुछ टॉपिक आ जाते हैं, विषय कुछ इसमें आ जाएंगे, कुछ उसमें आ जाएंगे। यूनिट जो है वो टॉपिक सब टॉपिक की बात है कि ये टॉपिक इसमें रहेगा, ये यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3, इस तरह से। तो GS1 वाला जो पेपर देखते हैं, GS1 में अगर देखेंगे तो आपका टोटल जो आपका 300 नंबर का मतलब पूर्णांक का होता है और 3 घंटे का समय मिलता है। चूँकि मेंस रिटर्न होता है और प्रीलिम्स जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मेंस जो है डिस्क्रिप्टिव होता है मतलब रिटर्न होता है, तो उसमें 3 घंटे का समय लगभग सभी जगह सेम मिलता है। बट किसी किसी एक्सेप्शनल के रूप में, जैसे इसी पेपर में देखेंगे 2-2 घंटे का टाइम मिला हुआ है, लास्ट 2 पेपर। हाँ, 2-2 घंटे का क्या, एक पेपर में 2 घंटा मिला हुआ है लास्ट वाले पेपर में, और सभी में 3-3 घंटे मिले हुए हैं। पूर्णांक में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो अभी आगे नेक्स्ट देख लिया जाएगा। तो फर्स्ट जो GS2 अगर देखेंगे पेपर 2 में, तो आपका नंबर पूर्णांक ये रहेगा, समय ये रहेगा 3 घंटा, पूर्णांक जो है 300 का। उसी प्रकार से GS3 देख लीजिए, ये सारे देख लीजिए। उसके आफ्टर जो पेपर 1 में देखेंगे तो पेपर 1 का पार्ट ए में जो है हिस्ट्री एंड कल्चर आता है। हिस्ट्री कल्चर यूनिट 1 में इंडियन हिस्ट्री से रिलेटिव, राजनीतिक, ये देखिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हिस्ट्री ऑफ हड़प्पा, कहाँ से कहाँ तक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन टू
10th सेंचुरी एडी। एडी का देखिए, एडी यहाँ समझने वाली, एनो डोमिनी एंड बीसी होता है, बीसी एडी, तो बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर क्राइस्ट का मतलब ये है कि बिफोर जो है ईसा मसीह जन्म से एडी बीसी लिया जाता है। तो ये एनो डोमिनी मतलब बाद वाला, और बीसी बिफोर यीशु के पहले वाला समय। तो इस तरह से 10th सेंचुरी तक का इसमें देखना है। उसके बाद में दूसरा वाला देखेंगे अगर आप, यूनिट 2 में क्या क्या है, तो इसको देख लेना है कि पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इस तरह से 11 से 18 ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का एडी एनो डोमिनी मतलब बाद वाला है, पहले वाला नहीं है। तो मुगल मतलब शासक और देयर शासन और उनका कंपोजिट कल्चर, मतलब कि सम्मिश्रित जो संस्कृत रहा है उसके बारे में, मिश्रित जो कल्चर रहा है संस्कृत, उसके बारे में। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी, ब्रिटिश रूल का जो है, ब्रिटिश शासन का इन भारतीय राज व्यवस्था में और समाज में क्या प्रभाव रहा है उसके बारे में। यूनिट 3 जो है, रिएक्शन ऑफ इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, इसके बारे में, मतलब ब्रिटिश की जो उपनिवेश शासन रहा है तो उसमें जो है उसके विरुद्ध क्या प्रतिक्रिया रहा है भारतीयों का, उसके बारे में। पीजेंट किसान और जनजातियों का जो विद्रोह हुआ है उसके बारे में, प्लस पूछा जाएगा स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। हर एक टॉपिक पे देखिए इसका हार्ड कॉपी निकलवा लेना है, जो जेरोक्स करवा लेना है, जिससे कि कहीं ना कहीं। और एक बात और है, हिंदी इंग्लिश का भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि जो MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं UPSC में अपीयर होते हैं, और जो UPSC का कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं MPPCS का भी दे रहे होते हैं। तो इसलिए इंग्लिश और शब्द जितने मतलब सलेबस है, कम से कम सलेबस वाले वर्ड जो हैं, हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों का जान लेना ज़रूरी एक तरह से मुझे लगता है, तो होना चाहिए। तो ये ठीक भी रहता है, क्योंकि शब्द कभी कभी अजीब आ जाते हैं, तो अगर आप दोनों बाइलिंगुअल हैं तो आसानी से पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद में देखेंगे यूनिट 4 वाला, इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश से जो भी संबंधित रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, उनके बारे में पूछेगा। उसके बाद में इंडियन कल्चरल हेरिटेज, भारतीय धरोहर जो है, सांस्कृतिक धरोहर, मतलब मध्य प्रदेश से रिलेट करके, रेफरेंस टू मध्य MP, तो इसके बारे में। उसके बाद सैलिएंट महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट्स, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, साहित्य, उत्सव या त्यौहार, वास्तुकला या स्थापत्य कला, इसके बारे में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है MP मध्य प्रदेश का, और पर्यटन के बारे में। उसके आगे नेक्स्ट देखेंगे तो क्या है कि डायनेस्टी ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब रियासत, मध्य प्रदेश की रियासत में जो है गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल स्टेट से रिलेटिव जो भी हैं, शुरुआत से लेके स्वतंत्रता तक जो भी रहे हैं क्रमशः, उनके बारे में। विथ इन जियोग्राफिक रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट, मध्य प्रदेश से संबंधित सारे कहीं ना कहीं रहेगा। तो पार्ट B जो है जियोग्राफी आ गया है, पार्ट B जियोग्राफी। यूनिट 1 वर्ल्ड जियोग्राफी, ऐसे मतलब जो है जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी, और प्लस जो है इंडियन जियोग्राफी। उसके बाद में मध्य प्रदेश का जियोग्राफी। तो ये जो जियोग्राफी में देखिए वर्ल्ड जियोग्राफी आ गया, लेकिन हिस्ट्री में नहीं है, तो ये ध्यान देना है। उसके बाद में जियोग्राफी वाले पोर्शन में देखेंगे प्रमुख भौतिक लक्षण, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील। उसके बाद में हिमनद। मेजर जियोग्राफिकल फेनोमिना, घटनाएं जो हुई हैं, प्रमुख भौतिक घटनाएं, जैसे अर्थक्वेक, मतलब कि जो है भूकंप हुआ, सुनामी हुआ, वोल्केनिसिटी अर्थात जो है ज्वालामुखी, चक्रवात, इस तरह से जो भी हैं सारे। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में सेम टू सेम वही सारे देखिए
दिया हुआ है, मतलब इंडिया को केंद्र में रख के सारे आएंगे। और रिसोर्सेस, इंडियन रिसोर्सेस तो जल, जंगल, ज़मीन, कहीं ना कहीं वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल और रॉक्स, मिनरल्स के रिलेटिव है। उसके बाद पॉपुलेशन के बारे में संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। रेशियो, सेक्स रेशियो कितना, मतलब कि लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितना है, क्या है, ये सब के बारे में। उसका फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण एंड इंडस्ट्री कौन कौन सा है, उसके बारे में। उसके बाद जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी से जियोग्राफी के बारे में स्पेशल करके, नर्मदा वैली, मालवा प्लेटू, जो है वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु, ये सारे मतलब स्पेशल, मतलब कहीं ना कहीं डीप से हर एक टॉपिक को देख लेना है, क्योंकि संपूर्ण परिपूर्ण रूप से दे दिया गया है ना। तो अगर ज़्यादा करेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको हर एक टॉपिक को ध्यान से देख लेना है। हाँ, यदि आप लोग कहेंगे तो इसको जो है हिंदी में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कमेंट कीजिएगा जैसा भी होगा। उसके बाद में आप देखेंगे सेकंड पेपर आ गया, पेपर 2, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एंड, मतलब संविधान, शासन, राजनीतिक और प्रशासन का संरचना के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंसेप्चुअल, वैचारिक जो तत्व होते हैं उसके बारे में। उसके बाद फेडरलिज्म अर्थात संघवाद, केंद्र। आफ्टर जो है नेक्स्ट देखेंगे तो ये सारे उसी के रिलेटिव, मतलब जो भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग वगैरह, नीति आयोग जो है उसके बारे में। इस तरह से सब कुछ इसमें दिया हुआ, ध्यान से हर एक टॉपिक वाइज देखना है सब। उसके आफ्टर जो है देखेंगे अब पार्ट 2 इकोनॉमिक्स। अच्छा, इसमें जो है जो MPPCS में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 में तो हिस्ट्री जियोग्राफी, पेपर 2 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी वगैरह। उसके बाद पॉलिटी में जैसे पार्ट ए में पॉलिटी हो गया, तो सेकंड वाले में इकोनॉमिक्स भी आ गया है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पेपर अच्छी तरीके से, और पेपर नंबर 3 जो है उसमें स्पेशल वही दे दिया, साइंस टेक से रिलेटेड टोटल दिया हुआ है। तो ये मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विशेष प्रेफरेंस दिया गया है, वरीयता दिया गया है, तो उसको ध्यान से देखना होगा। अब देखेंगे इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टोटल विस्तार में दिया गया है, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के बारे में। और आगे देखेंगे सारा, मतलब एक एक टॉपिक वाइज कुछ इंस्टीट्यूशन जो मतलब नेशनल लेवल में है उसके बारे में, अर्थ से संबंधित है। उसके बाद विथ रेफरेंस टू मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से संबंधित सारा आर्थिक दृष्टिकोण से, नज़रिए से टोटल दिया हुआ है कि मेजर प्रमुख जो है फसल क्या है, होल्डिंग एंड क्रॉपिंग पैटर्न जो परिवर्तन होता है, मतलब एक फसल से दूसरे फसल को किस तरह से बुआई, इस तरह से क्या होता है, सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है वहाँ का। उसके बाद ये इस तरह से वेलफेयर स्कीम क्या है, एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित, कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का जो है क्या योगदान रहा है। उसके बाद ऐसे ही आप सब टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है उसको, और प्लस सारे जो है टॉपिक को देखते जाना है आप लोग को। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट से रिलेटिव, एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये सारे NGO देखिए सारा दिया हुआ है। साइंस देखिए पेपर 3 वाला स्पेशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में है। इसे वर्क, कार, शक्ति, ऊर्जा, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रैक्शन, इस तरह से यूनिट, और आपका साउंड, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, प्रकाश, हीट की संपूर्ण रूप से इस तरह से सब कुछ दिया हुआ है, इसको देख लेना होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो अब इधर आगे नेक्स्ट संस्थाओं का नाम इंडिया से रिलेटेड जो जो है इम्पोर्टेंट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। उसके बाद में राजा रमन्ना सेंटर फॉर एटॉमिक टेक्नोलॉजी, RRCAT, सतीश धवन स्पेस सेंटर, इस तरह से सबका मतलब बार्क, TIFR, ये सारे दिए हुए हैं, तो इसको
देखते जाना है। उसके आफ्टर देखेंगे आपका पेपर 4 आ जाता है। पेपर 4 का मतलब है कि इथिक्स, एक तरह से जो यूपीएससी में इथिक्स पेपर होता है, इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड जो होता है, इसी तरह से जो है यहाँ पे फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन के बारे में इसमें है। तो इसमें फिलोसफर और थिंकर्स के बारे में नाम दिया हुआ है। ये सुकरात हुए, प्लेटो हुए, अरस्तु हुए, महावीर स्वामी हुए, गौतम बुद्ध हुए, आचार्य शंकराचार्य जी हो गए, चारवाक विचार क्या था, गुरु नानक जी, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, इस तरह से सारे, स्वामी विवेकानंद, अरविंद, महर्षि अरविंद एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इस तरह से दिया हुआ सबका थिंकर्स जो हैं फिलोसफर। एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, ये जो दो वर्ड हैं इसको जानना जरूरी है। एटीट्यूड में अर्थात जो है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, दोनों शब्दों का प्रयोग एटीट्यूड में किया जाता है। एप्टीट्यूड जो दूसरा वाला एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का प्रयोग जो होता है अभिरुचि या अभिक्षमता। तो ये दो शब्द हमेशा कन्फ्यूजन भी करता है, इसी वजह से हम कह रहे थे ना हिंदी इंग्लिश दोनों कहीं ना कहीं वर्ड को जानना चाहिए, जिससे कि ईजी रहे और समझने में आसानी रहे। तो उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस देखेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में, शब्द इधर का उधर, उधर का इधर, कुछ शब्द हिंदी का मतलब अजीब सा लग रहा होता है, तो इसलिए इंग्लिश वाला वर्ड देखने से क्लियर हो जाता है। कभी कभी इंग्लिश वाला अजीब लग रहा है तो हिंदी वाला देखने से क्लियर हो जाता है। तो इसलिए ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन ये देख लेना है। उसके बाद में देखिए एथिक्स, वैल्यू मतलब नीति शास्त्र और मूल्य क्या होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लोक प्रशासक या प्रशासन के लिए क्या क्या वैल्यू होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, इथिकल रीजनिंग एंड मोरल डिलेमा, कंसाइन, अंतरात्मा से, ये सब मैटर इसमें रहता है। उसके बाद करप्शन, भ्रष्टाचार के लिए किस तरह से उसका निजात पाया जा सकता है। अब केस स्टडीज़ देखिए, केस स्टडीज़ का कहीं ना कहीं जितने भी कंटेंट है उसके कोई भी टॉपिक पे केस स्टडी पूछा जा सकता है। उसके बाद पंचम प्रश्न पत्र, पेपर नंबर 5 जो आता है वो हिंदी का होता है और व्याकरण, सामान्य हिंदी और उसका व्याकरण। तो इसके बारे में क्या क्या पूछ सकता है। तो अलंकार, लघु उत्तरी प्रश्न सब रहेंगे लगभग। अलंकार जैसे जो अलंकार होते हैं, और अलंकार का मूल भाव होता है कि जो है आभूषण, आभूषण का मतलब मेन तो जो शरीर है वो तो रहेगा ही, लेकिन आभूषण कुछ अलग से यूज कर लिया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है आभूषण, तो उसी को अलंकार कहा जाता है। तो एक सीमा से अगर अधिक प्रयोग करेंगे तो भी अजीब लगेगा, तो इसलिए अलंकार का भी यूज जितना करना है। बहरहाल जो भी अलंकार है उसके बारे में देखना है यहाँ पे। उसके बाद अनुवाद आएगा तो ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये वाला। उसके बाद संधि समास और पंक्चुएशन मार्क्स मतलब विराम चिन्ह का प्रयोग। उसके बाद व्याकरण शब्दावली कुछ दिया जाएगा, तो इसमें जो दिया गया है प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावली जो फिक्स करके मतलब शब्द है, जैसे निर्वचन, निर्वचन का मतलब व्याख्या वर्णन करना, ना कि निर्वाचन, निर्वाचन में चुनाव हो जाता है अलग। ऐसे कुछ शब्द जो होंगे ना तो वो दिए जाएंगे, तो उसको सटीक रूप से जानना जरूरी होता है। मुहावरा, कहावतें, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, मानक शब्दावली, ये सारी चीज़ें। पल्लवन, पल्लवन देखिए यहाँ ये विशेष रूप से पल्लवन का मतलब भाव का विस्तार करना, पल्लवन का मतलब विस्तार करना, तो यहाँ जो भी भाव है उसका विस्तार के लिए जो है रेखांकित भाव का विस्तार करना। उसके बाद संक्षेपण, प्रेसी अर्थात संक्षिप्त करना, संक्षेप में करना। कोई अगर एक गद्यांश दे दिया जाएगा तो उसको संक्षेप में अपने शब्दों में आपको लिखना होगा, तो ये ध्यान देना होगा। पल्लवन जो है अपने शब्दों में ही लेकिन विस्तार करना है, जो भी लाइन पंक्ति रहेगा उसी का। जो नंबर है नंबर देखिए। उसके आफ्टर जो है पेपर 6, देखिए पेपर 6 जो है ना, इसको जो मैंने देखा तो इसमें खष्ट पत्र मतलब खष्ट प्रश्न पत्र दिया हुआ था, तो खष्ट में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो छठवां प्रश्न पत्र मतलब 6 नंबर जो छठवां प्रश्न हो मतलब पत्र होगा पेपर, तो उसमें जो हिंदी यस से
मतलब हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन के लिए आएगा। 2 एस्से आपको लिखना होगा। पहले एस्से में 1000 शब्दों का होगा, जो कहीं ना कहीं परंपरागत रूप से कुछ रहेंगे टॉपिक उसमें दिया रहेगा। लेकिन दूसरा जो एस्से होगा करंट इवेंट से रिलेटिव, मतलब करंट अफेयर से संबंधित कुछ टॉपिक दिए जाएंगे, उस पर से एक लिखना होगा आपको। उसके बाद में प्रारूप लेखन के लिए रहेगा, तो उसमें जो है आपको उसमें से जो भी है शासकीय अर्थशासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, प्रतिवेदन, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, टिप्पणी लेखन, इसमें से जो है टोटल 250 शब्दों में आपको लिखना होगा। किन्हीं दो पे ही लिखना होगा। तो जानना लेकिन पड़ेगा, पता नहीं कौन सा आएगा कब। उसके बाद जैसे ही मेंस हम क्वालिफाइड करेंगे तो तत्पश्चात आपका इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट या वाइवा होगा, 3rd स्टेज या फाइनल स्टेज। इसमें जो है 175 नंबर का होता है। फाइनल जो होता है पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा, इसमें 175 मतलब 175 नंबर का होगा। अब मेंस में टोटल देखेंगे 1400 नंबर का है, और इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट 175 का होता है। टोटल मिलाएंगे तो 1575 नंबर हो जाता है। तो ये जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज में आप क्रॉस करते हैं, तत्पश्चात आप फाइनल सिलेक्शन होता है। तो प्रीलिम्स ओनली क्वालिफाइड ही है मेंस में एंट्री पाने के लिए। मेंस का नंबर प्लस इंटरव्यू का नंबर, दोनों नंबर ऐड होते हैं, उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। अब प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक बार हम लोग दोबारा देखते हैं। प्रीलिम्स से 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो होता है जीएस का होता है, तो कन्वेंशनल पेपर होता है, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक एंड जो है करंट अवेयर से रिलेटिव रहता है। उसके बाद पेपर 2 जो होता है सी सेट जैसा होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो यूपीएससी में होता है, ऐसे ही जो है यहाँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है, और मैथ्स और रीजनिंग इस तरह से पूछता है। तो इसमें क्वालिफाइड होना पड़ता है, 40% आपको लाना पड़ता है, तो क्वालिफाइड हो जाएंगे। बट फर्स्ट वाले पेपर में भी 40% ज़रूरी ही है, लेकिन उसमें मेरिट के आधार पर बनेगा, तो उस आधार पर आपका मेंस में क्वालिफाइड होने का मतलब मेंस के लिए क्वालिफाइड हो पाएंगे। अब इसके अलावा जो मेंस में जब हम पहुंचेंगे तो मेंस में टोटल 6 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इस तरह से 6 पेपर होता है। जीएस का ही केवल होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है एमपीपीसीएस में। तो जीएस का ही केवल 6 पेपर होंगे। तो जीएस 1 में जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, जीएस 2 में जो है मतलब पेपर 2 में जो है आपका पॉलिटी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन, और पेपर 3 में जो है साइंस टेक से रिलेटेड। अच्छा, पेपर 2 में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह और इकोनॉमिक्स भी आ जाता है। पेपर 3 में जो है साइंस टेक आता है। पेपर 4 में जो इथिक्स जैसे यूपीएससी में होता है, उसी प्रकार से जो है यहाँ भी जो है फिलॉसफी प्लस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, ये 3 इसमें जो इथिक्स का ही ये रूप है। तो इथिक्स एक तरह से इथिक्स ही है, टोटल वही सिलेबस है नियर अबाउट। तो ये हो जाता है पेपर 4 में। और पेपर 5 में जो होता है उसमें आपका हिंदी से रिलेटिव व्याकरण वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और पेपर 6 या खस्ट पेपर, तो खस्ट पेपर या पेपर 6 वाले में जो है उसमें एस्से लिखना पड़ता है। 2 एस्से लिखना है, एक जो है आएगा प्रारूप लेखन, उसमें 2 करना होता है। तो ऐसे मतलब 6 पेपर होते हैं। उसके बाद आपका फाइनल स्टेज में पहुँचेंगे तो आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो 175 नंबर का। तो 1400 का आपका हो गया मेंस, प्लस 175 175 नंबर का आपका होता है इंटरव्यू। तो टोटल मिलाएंगे 1575 नंबर ग्रांड टोटल मार्क्स का होगा। हाँ, यदि आप इससे रिलेटिव कोई भी इशू होगा, कोई भी समस्या दिक्कत हो, तो आप अवश्य कमेंट करें, उसके बारे में प्रयास किया जाएगा निवारण करने का। तो ये देखना है कि आप इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब डरना नहीं है, बिल्कुल ही कहीं ना कहीं देखिए ये सामना करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है फाइनल, तो कहीं ना कहीं इसको मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए दोनों पे। और कोई समस्या हो तो अवश्य कमेंट करें।